और रोजमर्रा की कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार, लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें कि ये होती हैं जरा हटके। तो इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और आज खबरें जरा हटके में हम आपको दिखाएंगे कई रोचक खबरें जो देर किस बात की। आइए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। लालच बुरी बला है और इसी बला के चक्कर में सागर में एक सांड फंस गया। फिर क्या हुआ उसके साथ, देखिए। गाड़ी हटाओ। तस्वीरें सागर के मोतीनगर थाने के बाहर की है, जहां एक सांड की गर्दन डस्टबिन के डब्बे में फंस गई। सांड खाने की तलाश में काफी देर से मोतीनगर थाना इलाके में घूम रहा था। जब उसे खाने को कुछ नहीं मिला, तब वो थाने के बाहर रखे डस्टबिन के कचरे में मुंह डालकर खाने की तलाश कर रहा था। तभी उसकी गर्दन फंस गई। फिर क्या था, गर्दन से डब्बे को निकालने की मगजमारी में सांड दौड़ने लगा। और इसके बाद थाने के कर्मचारियों ने पहले तो सांड को शांत कराया, फिर लंबी कोशिशों के बाद उसके गले में फंसे कचरे के डब्बे को निकाला गया। डब्बा निकलते ही सांड महाशय वहां से रफू चक्कर हो गए। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पन्ना की केन नदी जल्द ही मुरैना के घड़ियालों से गुलजार होने जा रही है, देखिए। पन्ना की केन नदी में मुरैना की सोन नदी से लाकर 25 घड़ियालों के बच्चों को रखा गया, जिसमें 20 मादा घड़ियाल हैं और 5 नर घड़ियाल। सोन नदी से केन नदी में लाकर घड़ियालों को छोड़ने के पीछे वन विभाग का तर्क है कि इससे केन नदी में न सिर्फ कम हो रहे घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि नदी का संतुलन भी बरकरार रहेगा। घड़ियाल सेंचुरी के अधिकारी पिछले 12 सालों से इस कोशिश में थे कि केन नदी को भी मुरैना के सोन नदी की तरह घड़ियालों के लिए बेहतर रिहाइश बना दें। इससे न सिर्फ घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी केन नदी के द्वार खुल जाएंगे और पर्यटन विभाग को भी इससे बेहतर आमदनी होगी। जानकार तो ये भी मानते हैं कि जल्द ही केन नदी घड़ियालों के लिए न सिर्फ बेहतर आवास सिद्ध होगी, बल्कि पर्यटकों की भी पसंद बनेगी। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूं तो नैनीताल में सैलानियों के दीदार के लिए एक से बढ़कर एक नजारे हैं, लेकिन इन दिनों सैलानियों के लिए सनसेट के साथ ही विंटर लाइन के नजारे खूब भा रहे हैं। सनसेट का दिलकश नजारा और दूर तक फैली विंटर लाइन। जी, नैनीताल के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। नैनीताल के हनुमानगढ़ी और खुरपाताल व्यू पॉइंट से दिखने वाले इस नज़ारे को पर्यटक अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। लाल पीले रंग के साथ पल पल बदलते नज़ारे पहाड़ आने वालों की थकान दूर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बर्फ गिरी हो, उसके ऊपर से सनलाइट। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है। अभी जाते जाते हमने अभी ये सनसेट पॉइंट देखा और सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड रियली इट इज अनएक्सपेक्टेड एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। दरअसल सर्दी के साथ पहाड़ों से विंटर लाइन के दर्शन होते हैं, जो धूल के कणों और प्रदूषण के ऊपर उठने और सूरज की किरणें सीधी पड़ने से इसकी चमक बना देती हैं। स्विट्जरलैंड और मसूरी के साथ साथ नैनीताल में भी इन नज़ारों को देखा जा सकता है। जानकार ये कहते हैं कि नैनीताल से विंटर लाइन सुबह और शाम दोनों वक्त देखी जा सकती है। लेकिन मसूरी में अगर आप देखें तो विंटर लाइन केवल शाम के समय दिखाई देती है, देहरादून की तरफ को, जबकि नैनीताल में आपको विंटर लाइन सुबह भी दिखाई देती है और शाम को भी, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। बहरहाल सनसेट के बाद दिखने वाली इस विंटर लाइन को पर्यटक बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी इस विंटर लाइन को देखना चाहते हैं तो चले आइए पहाड़ों की गोद में। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
बढ़ती ठंड ने भले ही आम आदमी की ठिठुरन बढ़ा दी हो, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का बाजार गर्म कर दिया है। जैसे जैसे राजधानी में पारा नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे सर्दी के दौरान बिकने वाले उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दिसंबर में सर्दी शवाब पर है। ऐसे में ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग अब लकड़ी जलाने की बजाय मिडिल और अपर क्लास के लोग हीटर और ब्लोवर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में पटना का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार चांदनी चौक खरीदारों से गर्म है। मार्केट में लोकल के साथ ही ब्रांडेड सामानों की भी हर वैरायटी मौजूद है। वहीं लोग बिजली खपत का टेंशन दूर करने के लिए ब्रांडेड उत्पादों पर जोर दे रहे हैं। ठंड को देखते हुए तैयारी तो हम लोगों ने पूरी की है। जो आइटम हीटर है, ब्लोवर है, गीज़र है, इमोशन रॉड हुआ। ज़्यादा ठंड पड़ने पर आपका ब्लोवर ज़्यादा बिकता है, जो गर्म हवा फेंकता है, जिसमें वाटेज 2000 आते हैं। उसमें ऑप्शन 1000 और 2000 दोनों चलाने के ऑप्शन होते हैं। डिमांड गीजर का है, और ठंड जैसे जैसे बढ़ता ना, क्या होता है कि अभी हीटर हमारे पास ऑयल हीटर भी है और हीटर रूम हीटर भी है, ब्लोअर भी है। ये सब में क्या होता है कि अभी जैसे ठंड बढ़ती है, तो ठंड बढ़ते से अभी 2-3 दिन पहले देखने की ठंड बहुत अच्छा हुआ है, तो उसके हिसाब से क्या है ना कि कस्टमर आके वो हीटर परचेज कर ही रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर आ भी रहे हैं और लेके जा रहे हैं। इस ठंड में रूम हीटर और ब्लोवर खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस दौरान गीजर और इमर्सन रड की भी खूब बिक्री हो रही है। ब्लोअर लेने आया हूँ। हाँ, तो ठंड ज्यादा पड़ इसलिए ले रहे हैं क्या? वो तो दिख ही रहा है, रात में थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाती है, लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाती है, इसलिए रूम हीटर लेके जा रहे हैं। ब्लोअर तो बहुत ठंड पड़ रहा है, इसलिए बच्चे लोगों के लिए रूम में लगाना बहुत जरूरी है। सर्दी ने भले ही आम लोगों को कंपकपा दिया है, लेकिन इसने मंदी की मार झेल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गर्माहट जरूर ला दी है। ऐसे में अगर आपको भी सर्दी सता रही है, तो पहुंचिए बाजार और अपनी पॉकेट और जरूरत के मुताबिक गैजेट घर ले आइए, ताकि ठंड को आप कड़ी टक्कर दे सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नैन्सी की रिपोर्ट। चलो होशियार हो जाओ, अब बेटियों ने मर्दाने का रूप धारण कर लिया है। टोंक में ये मार्शल आर्ट सीख रही हैं और कह रही हैं कि अगर जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगी नहीं। संभल जाओ शराफत से, हम नए दौर की नारी हैं। नया रंग है, नया ढंग है, ये नारी सब पर भारी है। जी हाँ, सड़क छाप मजनुओं जरा ध्यान से देख लो। मन चलो, मन को चंगा कर लो, वरना अब मर्दानियों का ये दाव पेच भारी पड़ सकता है। ये युवतियां चेतावनी दे रही हैं कि अब बस बहुत हो चुका, अपनी सोच बदल लो, वरना छेड़ोगे तो छोड़ेंगी नहीं। टोंक जिले के अलग अलग ब्लॉक में हर सरकारी स्कूल में मार्शल आर्ट के गुर ये युवतियां सीख रही हैं। आज समाज में जो विशेषकर छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो मिसबिहेव हो रहे हैं और शारीरिक मानसिक रूप से जो उनको परेशानियां हो रही है, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए और बॉडी वाइज भी फिट होने के लिए यह प्रशिक्षण हमारे KRPs के द्वारा ऐसे सर्द मौसम में भी, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी सुबह 10 बजे से ठीक यह प्रशिक्षण जारी रहता है। हाँ सर, आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये स्कूल जाकर, विद्यालय जाकर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाए। इसमें हम पंचेज किस तरह से, जब किडनैप किया जाता है तो अपना बचाव किस तरह कर सकते हैं, ब्लॉक सिखाए जाएंगे, किक सिखाए जाएंगे। सर, मार्शल आर्ट के गुर सीखने वाली सभी सरकारी टीचर्स हैं, जो खुद सीखकर युवतियों को सिखाएंगी, जिससे कि वक्त पड़ने पर ये युवतियां मर्दानी बनकर अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। शिक्षा विभाग ने लगाया शिविर में दी जा रही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने वाली हैं सभी सरकारी टीचर। 950 टीचर्स ले रही हैं ट्रेनिंग। अलग अलग ब्लॉक में हो रही ट्रेनिंग लेकर छात्राओं को सिखाएंगे गुर। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ट्रेनिंग। 2 बजे के बाद गुड टच बैड टच का सेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी होता है जोर। जब कोई हम पे अटैक करता है तो हम किस तरह से उसको पछाड़ सकते हैं,
किस तरह से हम अपना बचाव करते हुए उसको बचा सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति हमसे भी तेज हो, लेकिन हम किस तरह से उसको अपना बचाव करके, पीछे से टेक्निक ऐसी बताई जा रही है इनको, ताकि छोटा कोई कमजोर व्यक्ति भी आके जो सामने आ रहा है उसको हम गिरा सकें। महिलाओं को ये आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से 10 दिवसीय पूरे जिले में 6 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। इसमें लगभग 950 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बहरहाल टोंक के इस खेल स्टेडियम में कड़ाके की ठंड के बीच ट्रेनिंग ले रही टीचर्स ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ उनके हौसले बुलंद है, बल्कि मंसूबा भी साफ है कि अब बारी हमारी है। नया दौर है, नया जमाना, अब नारी सब पर भारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। नाइजीरिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में आए रायपुर के इंजीनियर विजय तिवारी अब मुक्त हो गए हैं और वे अपनी पत्नी के साथ आज मुंबई वापस पहुंच जाएंगे। तिवारी के परिजनों ने अब राहत की सांस ली है। एक रिपोर्ट देखिए। ये इंजीनियर विजय तिवारी के परिजन हैं, जिन्होंने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि विजय नाइजीरियाई समुद्री लुटेरों के चुंगल से अब मुक्त हो चुके हैं। विजय को उनकी पत्नी अंजू और 18 अन्य भारतीयों सहित समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो एंग्लो इंटर्नशिप मैनेजमेंट कंपनी के जहाज में इंजीनियर हैं। उनकी रिहाई की खबर से परिवार खुश है। फिलहाल तो जब हमारे भैया भाभी का ये खबर मिला था कि 3 दिसंबर की रात में कि भैया भाभी को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया, किडनैप किया गया, तो हमारे परिजन और हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये 17 दिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी बीती है। लेकिन कल रात में जब फ़ोन आया और पता चला कंपनी से कि आपके भैया भाभी सेफ है और नाइजीरिया गवर्नमेंट के में है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होने के बाद मुंबई की वो रवाना होंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी और खुशी का लहर दौड़ पड़ा है हमारे परिवार में और हमारे परिवार परिजन सभी बहुत ज़्यादा खुश है। समुद्री लुटेरों ने जहाज को 3 दिसंबर को अगवा कर लिया था, लेकिन नाइजीरियाई पुलिस ने जहाज को मुक्त कराया और अब जहाज आज मुंबई पहुंच जाएगा। लेकिन तिवारी दंपत्ति जनवरी में रायपुर आ पाएंगे। जी वो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन वहाँ रहने के बाद सीधा मुंबई आएंगे और रायपुर अगले महीना जनवरी तक आएंगे, दोनों जन भैया भाभी लोग। नाइजीरिया में समुद्री लुटेरे सक्रिय रहते हैं और वो अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन नाइजीरियाई पुलिस ने ही जहाज को मुक्त कराकर भारतीय परिवारों को बड़ी राहत दी। रायपुर से राघवेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महादेवी वर्मा की एक कविता है, रूप से तेरा धन केश पाश, यानी कि नारी की सुंदरता बिना केश के अधूरी है। लेकिन अजमेर की रीवा ने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए अपने बाल का ही बलिदान कर दिया। देखिए। ये त्याग बड़ा है, ये संकल्प अनुकरणीय है। ऐसा साहस हर किसी में कहां। रीवा से सीखो हिंदुस्तान, रीवा का बालदान। दर्द और तकलीफ को महसूस करना इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। अजमेर के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली रीवा ठाकुर कैंसर पीड़ित एक 7 साल की बच्ची की तकलीफ को महसूस किया और अपने बाल कैंसर पीड़ित लोगों को दान करने का संकल्प लिया। आज अगर मैंने किसी और की खुशी के लिए अपने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए हैं तो इससे भी मुझे बेहद खूबसूरती महसूस होती है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है, ये एक इंसान होने वाली बात है। अगर आप एक इंसान हैं और किसी के दुख को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप बेशक खूबसूरत हैं। और आपके बालों से आप कैसे दिखते हैं, पतले मोटे, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बाकी समाज में लड़कियों को और उन लड़कियों को जो कैंसर से अपने बाल खो बैठती है, सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि तुम जैसे भी हो खूबसूरत हो। रीवा ने अपने बाल मुंबई की संस्था को दान किए हैं। इतनी छोटी उम्र में संवेदनाओं का सागर समेटी अपनी बेटी के इस कदम को लेकर रीवा की मां रश्मि ठाकुर भी खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं।
मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने ये कदम लिया है, ये बहुत बोल्ड स्टेप है। ये समाज की को क्वेश्चन करता है कि आप जिसको खूबसूरत समझती हैं वो उसको भी क्वेश्चन कर रही है। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो खूबसूरती जो है वो समाज के दायरे में ना रहकर उसने इसको और बड़ा कर दिया और डिफाइन कर दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आई थिंक आई एम अ प्राउड मदर। गर्व हो भी क्यों ना, तमाम विरोधों के बावजूद रीवा का बाल डोनेट करने का हौसला समाज में संवेदनशीलता को पैदा करता है। जरूरत है तो प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को रीवा से सीख लेने की। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। 4 महीने के बच्चे को तक महिला दर्द से तड़पती रही। आखिरकार शनिवार सुबह महिला ने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की लापरवाही और उनकी संवेदनहीनता यही नहीं रुकी। डॉक्टरों ने आनन फानन में महिला के शव को एम्बुलेंस में भरकर परिजनों को घर ले जाने को बोल दिया और अपने बचाव में दलील पर दलील दे रहे हैं। महिला और बच्चे की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। इल्म की अहमियत क्या है भला आज कौन नहीं जानता, और ऐसे में बूंदी के जिलाधिकारी अनोखी पहल कर काबिले तारीफ हैं। कैसी है ये पहल, देखिए। आओ कुछ ऐसा कर जाएं, इल्म की रोशनी से अंधेरा मिटाएं। अपनों से अपनों की बात सिर्फ बात नहीं, एक आगाज है शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, जिसे बूंदी की जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने शुरू किया है। अमूमन वैसे तो अधिकारी निर्देश देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेज कंवर इससे जरा हटकर हैं। जिले के हर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख रही हैं और पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने का पैगाम दे रही हैं, ताकि स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी बेहतर हो सके। जो सेवानिवृत्त लोग थे और जो बालिकाएं उसी स्कूल से पढ़ के निकली थी, उनको मैंने मोटिवेट किया कि हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप यदि थोड़ा समय देंगे और इनकी क्लास लेंगे तो विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। इस तरह से मैंने उनके मन में जोश और उत्साह भरा और इसके अच्छे परिणाम मुझे मिले। स्कूल के रिजल्ट संभाग स्तर पर प्रथम रहे। मतलब आखिर अपनों से अपनों की बात है क्या, अब वो भी जान लीजिए, जिसके तहत शिक्षकों को जिम्मेदारी की याद दिलाई जाती है। प्यार और प्रेरणा की भाषा में बच्चों को पढ़ाई, अच्छा रिजल्ट, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल, बोर्ड रिजल्ट में सुधार, बच्चों के स्कूल आने नहीं आने पर परिजनों से संपर्क करने, हर पीरियड में पढ़ाई और मॉनिटरिंग की सीख, समय पर होमवर्क, स्कूल में साफ सफाई, कमजोर छात्रों को एक्स्ट्रा क्लासेस, समय समय पर सब्जेक्ट टीचर स्टाफ मीटिंग। पूरे विकास नगर के जो संभ्रांत लोग थे, भामाशाह थे, दानदाता थे, उनको एकत्रित किया, मीटिंग की। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में